आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये नया चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 है ना देखेंगे आज। तो इसके पहले जो है हम 2 चैप्टर पहले देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। यूनिट जो है फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखा था, ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ अपन ने इसमें देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है भाई, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये चीज़ आपने 2 चीज़ें आपने देख ली थी। अब इसमें क्या है कि आपने ये 2 चीज़ें देखी हुई थी। इसमें जो हमने चार्ज लिए थे, आप बात तो इसमें भी है, इसमें भी चार्ज की बात है, उसमें भी चार्ज की है। तो उसमें जो हमने चार्ज लिए थे वो जो चार्ज थे वो कैसे चार्ज थे, स्टैटिक थे, ठीक है ना भाई। ये दिस चार्ज आर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मीन्स द चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके। So the thing is that in static charge we have consider only the charge transfer from one body to another body. But what happened in case of current electricity? In case of current electricity, the charge is flow through the conductor body. Means the charge is in motion. Okay, clear? So means current electricity means what means the charge है ना, charge through a body, charge through a body can be flow, okay. So the charge can be flow through a conductor body, clearly, okay. So we understanding like that whenever the water flow through a pipe है ना। सपोज़ करो एक पाइप हमने लिया है और उससे हो के यदि अगर पानी इस तरीके से यदि अगर फ्लो हो रहा, ये बह रहा है, तो ऐसा ही हम कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन कंसिडर द चार्ज आल्सो फ्लो थ्रू अ बॉडी, ठीक है भाई। तो इफ़ द चार्ज फ्लो थ्रू अ बॉडी वी स्टडी अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बट इन केस ऑफ electrostatic, the charge can be transferred from one body to another body. So we study about the current electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, 10th क्लास में आपने बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको जल्दी बता सके, और जो आपके 12th क्लास के लेवल का है उसको थोड़ा हम और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है भाई। तो आप भी उसमें पढ़े है ना, जो चीज़ें आपको मालूम है वो आप जल्दी जल्दी आप लोग भी तैयार करें, ठीक है। सो हम सबसे पहले आप देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिक करंट की यदि अगर मैं बात करूँ जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, तो उसके डेफिनेशन मालूम है। सिंपल अगर ढंग से डेफिनेशन बोले, या आप यदि अगर ज़्यादा कंसेप्ट माना जाए तो ये आप देखते थे I इक्वल देन Q/T है ना, ये Q/T लेते थे, या I इक्वल देन कैपिटल Q/T, इस तरीके से आप लेते थे। तो आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम देना चाहें तो आप देते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप इससे बताते थे, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप बताते थे। अब इसमें आपने ये इस तरीके से बताया है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप चार्ज है ना, ये यार जो Q है, Q इज़ नथिंग बट क्या है, टोटल चार्ज। ये जो है टोटल चार्ज है। अब ये टोटल चार्ज है Q, अगर इसकी संख्या निकालना है तो Q इक्वल देन N, ये भी आपको मालूम है। सो यदि अगर N इक्वल निकालना है तो Q बाय जो है E हो जाएगा। तो Q बाय E निकालेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ से जो चार्ज की यूनिट है ये कूलम होगी, 1 कूलम में, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है ये भी आपने देखा है। मान लीजिए थोड़ा सा यदि अगर हम वाटर ही लेते हैं है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मान के चल सकते कि नंबर ऑफ़ 10 टू पावर, जैसे यदि अगर मान लीजिए हमने Q इक्वल देन यदि अगर 1 कूलम ले लिया, और अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको मालूम है 1.6 10 टू पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है ना। तो आप इसको रख देते हैं तो N इक्वल देन क्या हो गया, ये 1.6 हो गया, 10 टू पावर -19 हो गया, सॉरी 1 कूलम हुआ, 1 हुआ, और ये 1.6 और 10 टू पावर -19 हुआ।
तो ये सॉल्व करेंगे तो लगभग 6.25 और 10 टू पावर कितना हो गया 18 है ना कूलम के नंबर आ गया, ये संख्या आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे थोड़ा सा 1 कूलम में ही बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं, तो यानी काफ़ी ये बड़ी यूनिट होती है, कूलम जो है इसमें काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, दूसरा एक जो हम इलेक्ट्रिक करंट का एक माइक्रोस्कोपिक यदि अगर जो है आइडिया लेते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक आइडिया क्या हो सकता है, ये आप भी थोड़ा सा इसमें जानते ही हैं कि यदि अगर कोई भी जो हम जो है बॉडी लेते हैं, आइदर वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर भी है मान लीजिए, ठीक है। तो कंडक्टर यदि अगर बॉडी लेते हैं, इसमें हमें समझने में आसानी है, तो कंडक्टर बॉडी यदि अगर लेते हैं या कोई भी एक मेटल या मटेरियल लेते हैं, तो आपको क्या मालूम है कि जो मटेरियल होता है वो किससे मिल के बने रहेगा, एटम से, है ना, एटम से मिल के बाउंड रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स होंगे और वो एटम से रहेंगे। तो एटम की यदि अगर बात करें तो एटम के कोर में ये इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना, जो यानी कि प्रोटॉन और जो आप न्यूट्रॉन लेते हैं ये एटम के कोर में होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान लीजिए। और इस तरीके से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए कि रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। फिर आपको मालूम है कि एक ऑर्बिटल लॉ होता है, तो उसमें 1s2 मान लीजिए 2s2 है ना, 2p6 और मान लीजिए यहाँ से 3s2 एंड सो ऑन, या इस तरीके से। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ते जाती है न्यूक्लियस से, या है ना, यहाँ से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ये दूरी यहाँ से बढ़ रही। ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जब ये दूरी हो जाएगी तो इस पे जो है इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है, और इस पे बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनकी अगर अपन बात करते तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनके बीच में आपको कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये भी मालूम है आपको। ठीक है भाई, कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में होता है। अब चूंकि इन दोनों के बीच में कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो ये बाउंड नहीं हो सकते, ये जा नहीं पाते। लेकिन मान लीजिए कहीं से भी कुछ एनर्जी मिलती है ना, तो ये फिर वहाँ से जा सकते हैं या उनका मूवमेंट हो सकता है। ठीक है ना। तो इस माइक्रोस्कोपिक आइडिया के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि भाई जो एक ऐसा कंडक्टर मटेरियल है ना, और उसके साथ में ये बहुत सारे एटम से वो मिल के बना हुआ है ना, मान लीजिए ये एटम से मिलके बना हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एटम है उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनकी संख्या अपन ने बात करी बहुत ज़्यादा है। और बाहर वाले में अपन ने क्या मान के चला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वो लूजली बाउंड है। तो अब होता क्या है कि यदि अगर मान लीजिए कहीं से, है ना, मान लीजिए बैटरी का इस तरफ जो है प्लस टर्मिनल मिल गया और नेगेटिव, यानी बाहर से क्या मिल गई हमको, एनर्जी मिल गई, बैटरी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बैटरी के ये होगा तो हम मान के चले कि भाई जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, तो है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है इसके और अट्रैक्ट हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप होता है। आपको तो मालूम है जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप हो जाएगा इनकी वजह से, प्लस और माइनस चार्ज, वो स्टैटिक वाला स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डेवलप है। अब क्या होता है, जब बाहर से और अलग से जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है ना, बैटरी के थ्रू, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या हो जाएंगे, बैटरी के टर्मिनल की ओर इस ओर अट्रैक्ट होंगे। तो मान लीजिए हमने एक ऐसा एरिया क्रॉस सेक्शन मान लिया, एक सिलेंडर ले लिया, और सिलेंडर में ये वाले आपने यदि अगर ये दो टर्मिनल लेते हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि भाई जो ये इनका जो मूवमेंट होगा वो किस ओर हो जाएगा, प्लस वाले का इधर की ओर हो जाएगा। यानी बैटरी के जो है समझ लीजिए अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन जो है किस ओर, इस ओर हो जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव वाले चार्ज हो जाएंगे और ये पॉजिटिव वाले चार्ज। तो आपको तो ये जैसे पहले भी बताते रहे हैं अपन कि भाई जो है मेनली जो इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है,
वही जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं और वो मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और जब क्या होता है कि किसी तरीके से हम कोई फील्ड नहीं दे रहे होते हैं तो इसके साथ में थोड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं सभी डायरेक्शन में। कोई कहीं से एनर्जी मिल गई, थर्मल एनर्जी मिल गई, तो इसी के जो है बेस पे वो जो एटम के पास में वो कोलिशन करते रहते हैं। ठीक है भाई। लेकिन क्या होता है कि जब इसको पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक जो है ये फील्ड मिल जाएगा बैटरी के माध्यम से, तो जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, मान लीजिए जैसे इन्होंने इधर पे दे दिया प्लस बैटरी का, इधर माइनस दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस और मूवमेंट कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरीके से अरेंज हो गए यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट हो गए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक हम समझ लें कि यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, है ना, एक स्पेस है या जगह जैसा क्रिएट हो जाएगा समझ लीजिए। तो उस स्पेस को या क्रिएट को उसको लेने के लिए फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये जो है ये प्रोसेस चलते रहता है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, है ना, इस तरीके से जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूअस होते जाएगा। ठीक है। अब चूँकि ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस होती जाएगी, तो इसमें हम ये मान ले कि जो आयंस है या प्लस वाले चार्ज है ना, वो ईस और है, तो ईस और हो गया। तो ये जो प्लस वाले चार्ज हमने ले लिया, ये प्लस है ना क्यू, या क्यू प्लस वाले चार्ज ले लिया, और दूसरे ये वाले कौन से हो गए आपका, दूसरे ये माइनस वाले हो गए। तो दोनों का यहाँ पे ये डिफरेंस में मिल गया, है ना, यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो ये डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव वाले से ये नेगेटिव वाले की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से डेवलप हो गया, है ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करते हैं, तो अंदर भी, कंडक्टर के अंदर भी मूवमेंट करते हैं और बाहर भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है। तो जो भी हम कंडक्टर लेते हैं, जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से हमने कंडक्टर ले लिया, तो जब हम यहाँ पे मान लीजिए फील्ड देते हैं, ये प्लस दिया मान लो बैटरी से और ये माइनस, तो देन एंड देयर सभी पॉइंट पे क्या होता है, ये अपन ने पहले भी देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से ये डेवलप हो जाता है ना। इधर यदि अगर प्लस आयंस है, इधर नेगेटिव वाला जो चार्ज ले रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे इंस्टेंटली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये आपका मिलेगा। अब यदि अगर मान लीजिए एक छोटा सा मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, तो हम ये लेंगे, मान के चलेंगे कि भाई जब इनका मूवमेंट यहाँ से हुआ, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट यहाँ से जो हुआ, और यहाँ पे ये जो है ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, मान लीजिए प्लस चार्ज वहाँ पे थे, है ना, एक कंडक्टर के अंदर में लिया, और मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ये आगे बढ़ गए और इनका प्लेस लेने के लिए दूसरे वाले आ गए, है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए गए, तो इंस्टेंटली जो है करंट डेवलप हो गया। इस वजह से आप देखते होंगे कि आई इक्वल देन यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, लिमिट ले लेते हैं, और जो टाइम है यानी कि टाइम जो टी है वो इक्वल देन ज़ीरो ले लेते हैं, और इस केस में इंस्टेंटली जो थोड़े समय के लिए होता है तो डेल क्यू बाई डेल टी ये चार्ज को लेते हैं। तो आई इक्वल देन डेल क्यू बाई, इस टाइम को हमने कम कर दिया, तो उस पर्टिकुलर जगह पे या उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन वाली जगह पे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्यू बाई टी ले लेते हैं। ठीक है। आई इक्वल देन क्यू बाई टी, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या उस जगह में जो है ये हमने क्या ले लिया, उस टाइम में इलेक्ट्रिक करंट ले लिया। ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ पढ़ा है ना आपने, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ क्या था, ये रिलेशन थी, है ना, ये रिलेशन है। तो रिलेशन किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन क्या 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 बताया था आपको, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट के बीच में, इसके बीच में हमने रिलेशन बताई थी। तो मान लो यदि अगर हमने एक ये ऐसा ये कंडक्टर लिया हुआ है जो अभी आपने देखा था, और उसको हमने क्या कर दिया, बैटरी ले ली यहाँ पे। ठीक है भाई। और यहाँ से एक की लगा दी, मान लो ये भी आपने 10th में देखा हुआ है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब ये आपने देखा कि भाई प्लस से माइनस की ओर, है ना,
बैटरी टर्मिनल की ओर करंट जो है फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, है ना, अपन ने अभी देखा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है बाउंड है एटम के साथ, है ना, तो अपन एटम को शो नहीं करते, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होते बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो इससे करंट जनरेट होता है। करंट मतलब एक तरीके का फ्लो हो रहा है, करंट मतलब एक तरीके का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बटन बंद कर देंगे फ्लो बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है भाई। अब ये फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने की वजह से उसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ये ले लिया, एक बैटरी ले लिया, तो बैटरी मान लीजिए कंडक्टर आपने ए बी यदि अगर लिया हुआ है तो उसके टर्मिनल पे आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है मेंटेन होता है। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ी हुई है, यही रिलेशन थी वास्तव में, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ओम्स लॉ आप लेते थे, ये रिलेशन बताता था जो है वोल्टेज और करंट के बीच में। और इसका स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते थे कि इफ़ द फिजिकल कंडीशन इज़ नॉट चेंज देन द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, across the two end of a conductor is directly proportional to the given current, है ना, to the conductor, ठीक है। मीन्स क्या होता था, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाता था। तो V इक्वल देन यहाँ से क्या होता है, IR होता है ना। तो ये यदि अगर प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट को क्या नाम देते थे आपने, अच्छे से मालूम है, पढ़ा है आपने, ये आप जो है ना, ये इसका नाम रेजिस्टेंस है ना, और इसकी यूनिट क्या बताते थे अपन, ओम बताते थे, ठीक है भाई। तो फिजिकली यदि अगर हमें बताना है तो कहने का मतलब ये हो रहा है, रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके का अपोजिंग इन नेचर, रेजिस्टेंस मतलब अपोज इन नेचर, वो अपोज करने वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब ये अपोज क्यों कर रही है, माइक्रोस्कोपी के फिर आइडिया पे आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम से बाउंड होते हैं, और जब इनको बाहर से एनर्जी मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में तो ये मूवमेंट करना शुरू करते हैं। बट आपको मालूम है कि ये एटम से बाउंड होते हैं और ये इसकी और मूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बाउंड होते हैं, तो बाउंड होने की वजह से एक तरीके से इसमें अपोजिंग इन नेचर फोर्स डेवलप होता है, और उसी वजह से वायर हीट हो जाता है, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपने देखा हुआ है पहले, है ना, जूल हीटिंग इफेक्ट करंट, अभी फिर से देखेंगे, बट आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है ना। तो आपने देखा है कि इसकी वजह से वायर जो है गर्म हो जाता है, या उसमें रेजिस्टेंस इस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है ना भाई। तो ओम्स लॉ तो आपने देखा है ना, और पहले भी देखा था। तो ओम्स लॉ तो अपन ने देख लिया, उसमें आप नॉर्मली 10th क्लास में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ग्राफ वगैरह पर बेस्ड, हाँ, और रेजिस्टेंस पर जो है बेस्ड पे हो गया, या उसके क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह, है ना। और एक और चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि भाई जो है वो रिलेशन बिटवीन, है ना, ये आपने देखा था, रिलेशन बिटवीन, है ना, बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, ये भी आपने देखा हुआ है ना, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। रजिस्टिविटी के ऊपर तो आपने क्वेश्चन वहाँ पे देखे हुए थे, इसमें थोड़ा सा उससे आगे हो के भी इसमें बताया जाएगा, है ना, जैसे कि भाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी वगैरह क्या होता है इसमें, है ना, इससे रिलेटेड होगा। तो जैसे आपको मालूम है ओम्स लॉ से, तो आपको मालूम है ओम्स लॉ आपने देखा कि भाई ओम्स लॉ रिलेशन बिटवीन है वोल्टेज और करंट के बीच में, V इक्वल देन IR, है ना, ये की रिलेशन आपने देख लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है, कोई जो जैसे कंडक्टर ले लिया तो उसके जो है ये लेंथ के ऊपर, है ना, एक तो ये लेंथ के ऊपर, और दूसरा इसका जो यदि अगर मान लो कंडक्टर वायर है उसका जो एरिया है इन पर कैसे डिपेंड करता है। तो ये देखने में आता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है कंडक्टर वायर के, इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा जो है रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उसका जो एरिया होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन है, और अगर दोनों को मिला देते हैं तो R इक्वल देन यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो है ना, या प्रोपोर्शनल लगा के L/A कर लेंगे। अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ से होगा R इक्वल देन रो L/A। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, रो। तो रो को ये कहलाता है आपका रजिस्टिविटी, ये कहलाता है रजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो ये रजिस्टिविटी होता है। तो कहने का मतलब है रजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई रजिस्टिविटी किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है।
तो रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है ना। वो पर्टिकुलर जो है कुछ उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं उनका कोलिशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस होगी उसकी, है ना। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने देखा भी होगा 10th क्लास में क्वेश्चन कि यदि अगर कोई वायर है उसकी लेंथ और एरिया यदि अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसके रजिस्टिविटी में क्या चेंज हो जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होता है ना, ये आपको मालूम है ना। ठीक है भाई। तो यदि अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी किसकी कम होती है, लेस रजिस्टिविटी किसकी होगी, जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। सिंपल सा फार्मूला है। कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होती है, मेटल्स वगैरह की। तो मेटल्स की जो है कंडक्टिविटी गुड है ना, गुड कंडक्टर है, तो कंडक्टिविटी अपन कह सकते हैं। तो ये यदि अगर ये गुड है तो इसका मतलब रजिस्टिविटी अच्छा नहीं है ना, हाई रजिस्टिविटी अपन कह सकते हैं। ठीक है भाई। कंडक्टिविटी गुड है, हाँ सॉरी, यानी रजिस्टिविटी क्या हो गई इसमें, लेस हो गई, है ना भाई, रजिस्टिविटी सॉरी लेस हो गई। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। ठीक है। तो चूँकि यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी कम है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम होगा। ये ध्यान दे कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है ना। तो रेजिस्टेंस कम है तो रजिस्टिविटी, तो मेटल की जो है रजिस्टिविटी जो एलॉय होते हैं उनके कंपेयर में क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है ना। तो उनकी कंडक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे यदि अगर हम बात करें रजिस्टिविटी की मेटल की, तो मेटल की 10 टू पावर जो है -8 की ऑर्डर की होती है। लेकिन यदि अगर वही एलॉय लेते हैं तो एलॉय की होती है 10 टू पावर -6 के ऑर्डर की। जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है। तो आपको पूछा भी जाता था और पहले पूछा भी है कि भाई जो बर्तन जो नाइक्रोम के जो कॉइल बनती है वो नाइक्रोम की क्यों बनाई जाती है ना। बल्ब जो फिलामेंट के हैं वो टंगस्टन के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जो रेजिस्टिविटी में तो 100 टाइम चेंजेस हुआ, लेकिन उसके इंटरनल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। अब उसका टेम्परेचर जो सहन करने का जो इफ़िशेंसी है 3380 सेंटीग्रेड तक हो जाता है ना, टंगस्टन का जो बल्ब का फिलामेंट बनता है। तो इस तरीके से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है ना, इनका आपस में इस तरीके से अपन देखते हैं। ठीक है भाई। तो अब यहाँ से हम इनमें और भी कुछ रिलेशन देख सकते हैं। तो वो रिलेशन क्या होता है इसमें देख ले कुछ। अब 12th क्लास के हिसाब से भी कई चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती है। तो आपने यहाँ से क्या देख लिया, तो यहाँ से आपने देखा था कि V इक्वल देन क्या हुआ, IR। एक तो रिलेशन ये मिल गई, दूसरा जो R इक्वल देन रो L/A, ये रिलेशन आपको मिली हुई थी। अब आप इनको ज्वाइनिंग कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, V इक्वल देन I हो गया और R की रिलेशन हो गया रो L/A हो गया। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम और भी कुछ क्वांटिटीज़ को बता सकते हैं। यहाँ पे जो है V है और यहाँ पे I/A है ना, I/I रो L/A, ये क्वांटिटी आ गई। तो I/A है ना, यानी करेंट पर यूनिट एरिया है ना। यहाँ I/A करेंट पर यूनिट एरिया अपन कह सकते हैं कि भाई पर यूनिट से होके कितना करेंट है। ठीक है भाई। तो करंट पर यूनिट एरिया, जो भी वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अपन लेते हैं वहाँ से होके जो करंट पर यूनिट होता है इसको अपन कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है भाई। वहाँ कहलाएगा ये करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी वहाँ पे कितनी होती है। तो करंट डेंसिटी को हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो करंट डेंसिटी को हम जो है यहाँ पे शो कर सकते हैं। करंट डेंसिटी को जो है हम ये सिंबल पर्टिकुलर J सिंबल से शो करते हैं, I/A। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला कैसे हो जाएगा, ये V इक्वल देन I/A, ये हो गया J हो गया, और यहाँ से सिग्मा हो गया और ये L हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे V मिला है और J और रो और L है। अब आप एक और रिलेशन जानते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यदि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताते तो रिलेशन बिटवीन, आपको बताया था ये छोटी सी रिलेशन होती है, और वो रिलेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और जो पर्टिकुलर लेंथ लेते हैं, है ना। तो E इक्वल देन ये क्या मिलता था, V/L, याद होगा आपको, है ना, या V इक्वल देन E/L। तो यहाँ पे हम क्या करते, इस L को यहाँ पे इसके नीचे ले आए, तो यहाँ हो जाएगा V/L इक्वल देन यहाँ से हो गया कितना, हो गया J और यहाँ से रो। ठीक है भाई। अब यहाँ पे V/L, तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो E हो जाएगा,
और जे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से, ये रो हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी आपको मालूम होगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। मान लीजिए सिग्मा, यहाँ पे अपन कंडक्टिविटी बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि अगर कंडक्टिविटी बता रहे तो यहाँ से कितना हो गया, E इक्वल देन, है ना, जे बाय हो गया यहाँ से सिग्मा, यानी कि करंट डेंसिटी J इक्वल देन कितना हो गया उस हिसाब से। यदि अगर J निकाल रहा हूँ तो J इक्वल देन हो गया सिग्मा इंटू E, यानी करे जो आपका है करंट डेंसिटी बराबर होता है कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर E इक्वल देन J बाय सिग्मा, ये सभी हम लिख सकते हैं। तो एक ये छोटी सी रिलेशन है ना, ये भी जो है यूज़फुल है, कई जगह में यूज़ होती है, तो इसको आप देख ले और इसको प्रैक्टिस करके देख ले, तो है ना। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ टॉपिक तो जो है आपके 10th के पढ़े हुए हैं, और कुछ जो है हमारे ये 12th में हायर लेवल में दिए हुए हैं। तो आप जो है इनकी जो है प्रैक्टिस करके देखें, है ना। और जो पोर्शन आपने 10th में पढ़े हैं या पहले पढ़े हैं, तो उसको अपन कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी ले लें। और जो पर्टिकुलर नंबर है 942439 और 68 पे जो है आप कमेंट्स करके बता दें कि कहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो कोशिश करेंगे कि जो है सॉल्व कर सके, है ना। ओके।